अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम इकोनॉमिस्ट जावेद हसन साहब के साथ। और इन्हें हमने जहमत दी इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी सरगर्मी देखने में आ रही है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। Assalamu alaikum Imtiaz bhai. Thank you for having me अच्छा on जी। your program again. बस आपको मैंने तकलीफ़ दी इसलिए कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब बड़ी खुशहाली पाकिस्तान में आने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने आइंदा 10 बरसों के लिए कई अरब डॉलर की इमदाद या सरमायाकारी, वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि उन्होंने सरमायाकारी करने का फैसला किया है। और इससे पहले आईएमएफ का वफद आया था, तो वो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी जा घुसे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन और रूल ऑफ लॉ के हवाले से पता कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के इस वक्त कोई एग्जीक्यूटिव, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग थी हमारे वजीर आजम की। और वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप अगले 10 बरसों में कई अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमाकारी करेंगे। तो आप बताइए बतौर इकोनॉमिस्ट कि क्या वर्ल्ड बैंक जो इस तरह के वादे करता है या जो इशारे होते हैं, क्या ऐसे ही है, वाकई वो सरमाकारी होती है और हो जाती है फिर जिस तरह वादा किया गया होता है? देखिए, ये वर्ल्ड बैंक के तो ये एक लोन नहीं है, ये कमिटमेंट भी नहीं है। ये बेसिकली उनकी एक प्रोग्राम है, प्लान बनाया। वो एनुअल प्लान्स बनाते हैं, पहले 5 साल के लिए बनाते थे, अब 10 साल के लिए बना रहे हैं। उसमें उनने कहा है कि पिछले ऑन एवरेज पिछले कोई 5-6 साल से वो कोई 2 बिलियन देते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट करके अगर देखा कि अगर यही हाल रहा, और उसमें काफी सारे प्रोवाइजोस होते हैं, काफी सारी कंडीशंस होते हैं कि अगर ये भी ठीक हुआ, अगर वो भी ऐसा हुआ, अगर आपकी आईएमएफ के साथ सारी कंडीशनैलिटीज मीट हो गई हैं और आपकी हेड रूम रहा के लोन लेने की सलाहियत हो और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस हो, तो काफी सारी कंडीशनैलिटीज होती हैं। तो फिर आपको 2 बिलियन के लिहाज से अगर अगले ये 10 साल चलता रहा है, तो फिर आपको 20 बिलियन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी ये बात, ये लोन है। और लोन ये ग्रांट नहीं हुआ है। ये आपको ऑलरेडी, आप प्लीज इसको ऐसे नहीं समझें कि जैसे ये मिल गया है। ये एक उनके लिए प्रोग्रामिंग होती है, और वो हर मुल्क के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि ऑलरेडी हम लोग जाके इस पैसे को खर्च करने लगे इससे तो आप पहले ये कि क्या, मिल जाए। हाँ, तो ये क्या ये है कि एक गुमराह कुन अंदाज में इंफॉर्मेशन वजीर आजम साहब पूरी कौम को दे रहे हैं? ये इम्तियाज भाई, आप जैसे उसको फ्रेम करना चाहें, ये मैं कहूँगा कि जरा सा कुछ ज्यादा खुशफहमी है। और कुछ ज्यादा एक एक कलरेशन देने की कोशिश करी है कि ऑलरेडी जैसे जिसको कहते हैं मनी इन द बैंक। दिस इज नॉट मनी इन द बैंक। अच्छा, उसके अलावा फिर सो ये बताएं कि जो हमारे इस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जिस अंदाज में हमारी मईशत को चलाया जाता है, और यहाँ पे तय दर तय बहुत सारे इदारे भी हैं। हम देखते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिर प्लानिंग कमीशन है, फिर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। इसके अलावा भी कुछ इदारे हैं। तो इन इदारों की मौजूदगी में क्या वाकईतन ये जो बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे बनते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो भी वादे कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी वादे कर रहा है, तो डू दीज थिंग्स जेल, कि इसके सबको मिल मिला के वाकईतन पाकिस्तान में तरक्की का नया दौर शुरू हो सकता है? देखिए, मैंने कभी नहीं देखा है कि कहीं किसी मुल्क में भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के वजह से तरक्की आई है। ना आईएमएफ के डिक्टेट की वजह से तरक्की आई है। जो तरक्की आती है वो मुल्क के अपने एक इंटरनल बिलीफ होता है, एक फिलॉसफी होती है, एक जनरली चेंज की एटीट्यूड होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एटीट्यूड होती है। उसके नीचे काफी सारी चीजें होती हैं। उसके नीचे आपकी जो एजुकेशनल सलाहियत होती है, आपकी जो competitiveness होती है कि आप कितना ट्रेड कर सकते हैं, कितने मुल्क से आपकी कनेक्टिविटी है। उसमें बेसिकली आपकी जो इंटरनल जो सलाहियतें हैं वो देखना चाहिए। ये जो हम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि कोई आके गोली दे देगा एक, और उससे एक बैग सिल्वर बुलेट जिसको कहते हैं, वो एक बैग देख के गेम चेंजर हो जाएगा। ऐसे हम लोग ने काफी सारे गेम चेंजर देख लिए हैं। वो ये
سی پیک کے وجہ سے وہ بھی ایک زبردست گیم چینجر ہونے والا تھا. یہ آپ نے سکسٹیز میں بھی دیکھا تھا، بڑی زبردست گروتھ ہو گئی تھی. مگر یہ ایک بڑے فیمس ایک اکانومسٹ ہیں، بلکہ وہ بھی ورلڈ بینک کے اکانومسٹ ہیں. انہوں نے بولا کہ پاکستان نے جو ایک گروتھ وداؤٹ ڈیولپمنٹ، اس میں کہا کہ پیریڈ جو ہیں جس میں آپ نے زیادہ گروتھ بھی دیکھی ہے، 5-6% گروتھ بھی دیکھی ہے، مگر جب آپ کی انڈر لائن جو کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، جیسے ایجوکیشن لیول، آپ کی ہیلتھ لیول، آپ کی کمپٹیٹیونیس انڈسٹری میں، وہ جب نہیں ہوتی ہیں، جو آپ پورے دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لوگ اتنے شعور نہیں ہے کہ کمپیٹ کر سکیں، تو پھر وہ پھر نہیں ہوتا ہے، آپ نہیں سسٹین کر سکتے ہیں. اچھا، آپ وہ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ایک امریکی سینیٹر کو سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان میں یو ایس اے آئی ڈی نے کوئی $825 ملین خرچ کیے صرف تعلیم پہ. اب تعلیم پہ ہوں. خرچ تو کی، اور زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں خرچ ہوا. $825 ملین، جو کہ سالانہ کوئی 150 ملین ڈالر بن جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض پیسے کمٹ کر دینے سے، محض غیر ملکی پیسے آنے سے تعلیم یا ترقی کی راہ ہموار نہیں ہوتی؟ بلکہ الٹا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے، اس لیے کہ جو ہم لوگ کو اپنے طریقے سے کمٹ کرنا چاہیے، اپنے پروسیسز بنانا چاہیے، اپنے جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ ہوتی نہیں ہے. یہ پیسے ایک قسم سے ڈرپ لگا دیا جاتا ہے ملک میں، اور وہ کافی پیسے جو ہیں وہ کبھی پہنچتے بھی نہیں ہیں ان ٹرمز آف ریئل چینج لانے کے لیے. وہ پالیسیز نہیں بنتے ہیں لوکل گورنمنٹ لیول پر، وہ چینجز نہیں آتے، ٹیچرز کو مانیٹرنگ نہیں ہوتی، ٹیچرز کی صحیح اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. یہ پتہ نہیں کہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں. بلکہ اسی سینیٹر نے جو کہا تھا کہ اس میں کوئی 136 ملین کمٹ ہوا تھا کوئی 120 اسکول کے لیے. وہ 120 اسکول کا کوئی نشانہ بھی نہیں ہے. اور بلکہ اس سے کہا کہ جب اس کا نشانہ نہیں ہے تو اور 20 ملین دیا گیا کہ لوگ جو ہے ٹیلی ویژن پروگرام سے سیکھے. تو اس لیے کہ وہ تو اسکولز ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہنے کا کہ ہم لوگ تو ان لوگوں کو لیے ان کو فضول کا پیسہ دے رہے ہیں. یہ تو بڑی یو نو کیا کہتے ہیں، مال مفت دل دلیر بحران. برہم. تو اچھا، یہ لیکن آپ یہ نے، یہ جو اچھا یہ بڑی ایک دلچسپ ایک اور، چونکہ آپ نے مقامی سولوشنز کی، مقامی ریسورس جو ہے، مقامی وسائل کے استعمال کے ذریعے معیشت کو ترقی دینے کی آپ نے بات کی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم مل رہے تھے، تو اس میں ایک طرف تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے لیے بڑی سوچ رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں آ، کئی ارب ڈالر آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے ترقیاتی منصوبوں پہ عمل درآمد کے لیے اعلیٰ پائے کے، اعلیٰ کوالٹی کے کنسلٹنٹس چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ماہرین، ٹیکنوکریٹس، فائنانس ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں کہ وزیر اعظم کو غیر ملکی کنسلٹنٹس چاہیے ترقیاتی منصوبے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے؟ شاید ان کو نظر نہیں آتے. ویسے تو بہت سارے ہیں، اور بہت کمپیٹنٹ ہماری صلاحیتیں ایسے ہیں جو وہی پاکستانی ہے جو جا کے ورلڈ بینک میں اور آئی ایم ایف میں اور کافی سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یونیسکو جو ایجوکیشن کی بڑی ادارہ ہے، اس میں کام کرتے ہیں. اور بڑے مینجمنٹ کنسلٹنٹس بھی ہیں، وہی جو مکنزی اور اے ٹی کارنی جن کو اپوائنٹ کرا جاتا ہے، وہاں پاکستانی بھی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ پاکستان میں خود صلاحیتیں نہیں ہیں، اور خود پاکستان میں وداؤٹ ورکنگ ان دیز آرگنائزیشن کافی صلاحیتیں. مگر یہ بات ہوتی ہے، کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور ایک رجحان کی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں کنسلٹنٹ کے ڈائیگرام اور پاور پوائنٹ سے نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ کے جو بس ایک ایڈوائس سے نہیں ہوتی. یہ چیزیں بڑی آپ کے ایک ڈیپ کور آپ کے اندر سے آتی ہیں. اور یہ جو جب چینج آتا ہے، اگر آپ نے ویتنام میں دیکھا نہ چائنا میں دیکھا، وہ چینج آتا ہے ایک بڑی ایک قوت ہوتی ہے، ایک ڈیپ ڈیزائر ہوتا ہے ملک میں چینج کرنے کا، لیڈرشپ میں. اور ان کو خود وہ ہوم گرون
सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और उनको फिर पता होता है कि कैसे पब्लिक को साथ लेके जाना है, और वो पब्लिक भी साथ जाती है। तो ये जो है ना कि कंसल्टेंट, वो तो कंसल्टेंट बड़ा अच्छा होता है, वो एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट लिख देता है, और उसको बड़े अच्छे पेपर में, और उसकी बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी होती है, और फिर आके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो जाती है, और सारे लोग, मैंने पहले भी ये कहा है, वाह वाह भी कह देते हैं, और उसके बाद वो पता चलता है कि वही जो रिपोर्ट है वो एक किसी शेल्फ पर पड़ जाती है, उस पर फिर गर्द भी कुछ दिनों के बाद जमा होने लगता है, और कोई कुछ दिनों के बाद लोग भूल भी जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद फिर ये होता है कि ओह, हम लोग को एजुकेशन करना है, और फिर से कोई फिर कंसल्टेंट एक फिर ढूंढना है। एक नया तो ये कंसल्टेंट आ एक, जाता है। यानी कंसल्टेंट कल्चर को वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ जैसे इदारों ने भी मेरा ख्याल है बहुत इसको रिवाज दिया है, फ़रोग दिया है। तो आप ये बताइए, चूंकि आप तो सिस्टम के अंदर रहे हैं, कि पाकिस्तान के मौजूदा जो निज़ाम है, जिस अंदाज में हमारे वज़ीर आज़म, हमारी फ़ौज, हमारे वज़राए आला इस निज़ाम को चलाने की कोशिश करते हैं, ग्रांट्स इधर दे देते हैं, उधर दे देते हैं, पैसे बांटते फिरते हैं, इस निज़ाम के तहत क्या कोई कंसल्टेंट अगर आ भी जाए, अच्छा भी बेहतरीन कंसल्टेंट भी आ जाए, तो क्या वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा? देखिए, ऐसे कोई तकदीर कभी नहीं बदली है, कभी नहीं बदलती है, ना बदल सकती है। ये जो है ये आपके अंदर से आता है, जो लीडरशिप होती है, और कौम जो है उसके अंदर से आता है। आपकी लीडरशिप में अगर ये एक सलाहियत है, एक विजन है, और वो कौम को लेके साथ चल सकती है, तो ये खुद ही होती है। फिर शायद कंसल्टेंट भी आए, तो आप कंसल्टेंट से थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो टेक्निक्स हैं ना, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर आपको एक बेसिकली आपको आपकी किस तरफ आपकी जो डायरेक्शन है, आपको क्लियरली पता होता है कि किस तरफ जाना है, और फिर आप दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, और वो इतने महंगे भी नहीं पड़ते हैं। मगर ये अगर अगर आप ये करिएगा कि दूसरा जो आपको आके डायरेक्शन भी दे, तो फिर तो काम नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चीन, भारत इन जैसे ममालिक ने अगर तरक्की की है, तो वो अपने हम्म। मकामी फिजिकल वसाइल जो थे और इंसानी वसाइल थे, उनको तरक्की दे के, उनका इस्तेमाल करके वो तरक्की हासिल की है। ये नहीं किया कि बैरूनी ममालिक से कर्जे भी लेते जाएं, बैरूनी ममालिक से कंसल्टेंट्स एडवाइज़र लेके आएं। और मुत्तहदा अरब अमारात ने ये काम किया, लेकिन वहाँ पे बहुत छोटे पैमाने पे, चूंकि उनकी आबादियाँ भी छोटी हैं, और वो बड़े, असल में जो उन्होंने काम यह किया कि अमल दरामद जो था, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे फिर एडवाइजर्स ने, कंसल्टेंट ने उनको बताया। चीन की मिसाल और इंडिया की मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। और एक ऐसी सूरत हाल में जबकि हुकूमत अपने बुनियादी फ़राइज़ भी पूरे नहीं कर पाती, मैं अखबार में देख रहा था कि जो रेकोदिक माइनिंग कंपनी है, उसको वादा किया गया था कि हम आपको तकरीबन 3 अरब रुपए देंगे, ताकि वहाँ पे कोई काम शुरू हो सके। अब प्रेकोदिक माइनिंग कंपनी शायद वो पाकिस्तान की है, मालूम नहीं उसमें कौन कौन है। तो उसमें 2 अरब डॉलर, 2 अरब रुपए जो थे, वो सिर्फ गाड़ियों के लिए और इक्विपमेंट के लिए दिए जाने थे, ताकि उन लोगों को वहाँ पे लगाया जाए, और फिर उसके बाद जो गैर मुल्की कंपनी है वो आके वहाँ पे माइनिंग का काम करे। और बुनियादी तौर पे फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के लिए ये 3 अरब रुपए जाने थे, तकरीबन 3 अरब रुपए। वो भी अभी तक वादा पूरा नहीं हो सका, मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ है। लेकिन इससे बुनियादी बात ये निकलती है कि आपको अपनी तरजीहात ठीक करनी होंगी, और आपको मकामी वसाइल पे एतमाद और इन्हिसार करना होगा, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू इम्तियाज भाई।